हेलो दोस्तों, आज हमारा 5वां चैप्टर है। उस 5वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट चैप्टर्स में एक तरह से हमारा चैप्टर नंबर 4 था काइनेमेटिक्स का। उस काइनेमेटिक्स में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन की बात की थी। मतलब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सब हमने देखा था। रिलेटिव वेलोसिटी भी हमने देखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था। तो मोशन इन प्लेन, एक तरह से मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, उसका हमने काफ़ी डेप्थ तक हमने सीखा था कि मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये चैप्टर भी वन ऑफ द फंडामेंटल चैप्टर में आता है फिजिक्स का। मैंने बताया था 2 फंडामेंटल चैप्टर, काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये फिजिक्स की काफ़ी फंडामेंटल है, मतलब अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर्स एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है फिजिक्स का। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखना, पूरी तरह पूरे लेक्चर को देखना, कुछ भी स्किप वगैरह नहीं करना। तो आज के हम इस लेक्चर में हम समझेंगे फोर्स के बारे में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो ये चैप्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर में एक्चुअली क्या खास बात है जो कि प्रीवियस चैप्टर से इसको डिफरेंट बनाता है। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट की थी, मतलब एक तरह से पोजीशन ऑफ ए बॉडी या फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हमने कैलकुलेट की थी। इस चैप्टर में और पहले के चैप्टर में हमने ये जानने की कोशिश नहीं किया था कि आखिर जो मोशन होता है उसका रीज़न क्या है। एक तरह से कॉज ऑफ द मोशन की हमने कभी कहीं भी बात नहीं की थी। तो इस लेक्चर में हम उसी की बात करेंगे। सो द फोर्स का इंटायर कंसंट्रेशन बॉडी के मोशन के रीजन से है। एक तरह से यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो कोई ना कोई उसका रीज़न होगा, तो उसी का रीज़न हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि है फोर्स। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर मैं टाइटल लिख देता हूँ। आज हम बात करेंगे, इसका हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ऑलराइट, तो हम देखेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो आज का हमारा जो सब टॉपिक है इस लेक्चर का वो है फोर्स के बारे में, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो चलिए पहले इस फोर्स को समझ लेते हैं, फिर उसके टाइप्स को देख लेते हैं। तो फोर्स को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट आपकी न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन एक साइंटिस्ट नेम है, जिसको कि 1 न्यूटन हम 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलेंगे। अब इसके बारे में ये कैसे आया ये हम जानेंगे आगे के लेक्चर में। अभी फ़िलहाल के लिए आप बस जान लो कि इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है और 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसकी सीजीएस यूनिट भी है। सीजीएस यूनिट की बात करूं, इसकी सीजीएस यूनिट है डाइन, DYNE, और 1 डाइन होता है 10⁻⁵ न्यूटन, या फिर आप बोलो 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के। और यदि मैं 1 डाइन की बात करूं तो 1 डाइन हमारा है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि फोर्स एग्जैक्टली है क्या। व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस चैप्टर में हमने कॉज ऑफ मोशन की जानने की कोशिश हमने नहीं किया था। तो एक्चुअली कोई भी मोशन जो होता है उसका कॉज फोर्स होता है, और मोशन से मेरा मतलब है कि एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, जनरल यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। यदि कोई बॉडी किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या फिर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो आप फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, और या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन से रहेगा। तो ये हम फर्स्ट लॉ में देखेंगे। मगर बॉडी को यदि कोई रेस्ट पे है और उसको रेस्ट से मूव करने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत होगी, या फिर किसी बॉडी की स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स क्या हो सकते हैं, आप बोल सकते हो कि फोर्स इज़ द रीज़न फॉर द
the cause for the motion. So it's a cause for accelerated motion. Precisely आप ये बोल सकते हो, it's a cause for accelerated motion. किसी बॉडी को एक्सेलेरेट करने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है. और यू कैन से इट्स अ कॉज विच कैन एक्सेलेरेट अ बॉडी, विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलेरेशन इन अ बॉडी इज फोर्स, ठीक है. तो अब चलिए टाइप्स ऑफ फोर्स के देखते हैं. टाइप्स ऑफ फोर्स, हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है. अब इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है टाइप्स ऑफ फोर्स में. फॉर एग्जांपल फंडामेंटल क्लासिफिकेशन आप क्लासिफाई कर सकते हो फंडामेंटली. फिर आप बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट नेचर आप क्लासिफाई कर सकते हो. कॉन्टैक्ट नेचर, बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट नेचर कितने तरह के फोर्स होते हैं. तो फंडामेंटल तरीके से मतलब फोर्स को यदि मैं क्लासिफाई करूँ तो हमारा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली. तो चलिए इनको बारी बारी से हम पढ़ेंगे. कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आता है कॉन्टैक्ट नेचर पे, और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है. बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, स्यूडो फोर्स, ये सब बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं. तो उनको वन बाय वन क्लासिफिकेशन वाइज हम समझते हैं, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बेस्ड ऑन फंडामेंटल नेचर, बेस्ड ऑन फंडामेंटल नेचर कितने तरह के फोर्स है, ठीक है. तो बेस्ड ऑन फंडामेंटल नेचर 3 टाइप्स के फोर्स हैं. हमारा फर्स्ट टाइप है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो को आप फंडामेंटली एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में. मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेज हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. वो सारे अदर फोर्सेज उन 3 पार्ट्स में आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे. तो ये 3 कौन कौन से फोर्स है. पहला फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो हमारा तीसरा फोर्स है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है. न्यूक्लियर फोर्स. फिर इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन एक्चुअली होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर. सो इनकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब मैं ब्रीफ में बताता हूँ ये तीनों फोर्स क्या क्या है. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपको एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशनल टॉपिक पे एक्चुअली. तो द फोर्स बिटवीन एनी 2 मासेस, यदि किसी 2 पार्टिकल के पास मास है तो उसके बीच जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 मासेस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. बिटवीन मासेस m और m के बीच जो फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स होता है वो एट्रैक्टिव होता है. और इसका यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये आप आगे भी सीखोगे Gm1m2/r². ये हमारा m है और ये हमारा m2 है, और डिस्टेंस यदि r है तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो एट्रैक्टिव लगता है. मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है. ये रिपल्सिव नहीं होता है. ये दोनों मास के बीच लगता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है. आप डिस्टेंस घटाओगे तो उस 2 मास के बीच का फोर्स जो होगा वो बढ़ेगा, और डिस्टेंस यदि बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, और स्क्वायर बेस से घटता है वो, ठीक है. तो ये तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फोर्स बिटवीन 2 मासेस, ठीक है. अब चलिए सेकेंड फोर्स की बात करें हम. तो सेकेंड फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. मतलब तो फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल. 2 चार्ज पार्टिकल, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब एक्चुअली चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है एक तरह से वो फील्ड के कारण लगता है. तो सब आगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण. एक चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी है कि वो अपने चारों ओर फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है.
तो बाकी सारे जो फोर्सेस है, फॉर एग्जांपल मैं टेंशन की बात करूँ, स्ट्रिंग के बीच जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये सब आगे हम बात करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आता है। इवन आप किसी बॉडी को सपोज टच कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, एक तरह से ये पेन मेरे पाम पे है, मेरे हथेली पे है, तो ये कुछ पुश कर रहा होगा मेरे हथेली को, तो ये जो फोर्स लगा रहा है ना, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आप गहराई तक इसके अंदर जाके देखोगे, मतलब देख तो नहीं पाओगे, मतलब गहराई तक आप देखने की कोशिश करोगे माइक्रोस्कोप से, तो एक्चुअली ये टच नहीं कर रहा है इस हैंड को, मतलब एक इंट्रैक्शन है, एटम्स मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, मतलब दोनों सरफेसेस पे इलेक्ट्रॉन्स है। आपको पता ही है कि एक एटम में मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी होता है। यदि मैं पूछूं क्या रियली आप किसी ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हो, तो आंसर है नहीं, आप नहीं टच कर सकते हो एक्चुअली, क्योंकि आप जो टच करते हो एक तरह से जो यहाँ पे जो भी एटम्स वगैरह के जो लेयर हैं, उसमें एक तरह से पूरा एटम एम्प्टी होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो काफ़ी छोटे होते हैं और न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है। तो इंट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल ही आप बोल सकते हो ये फोर्स को भी, ठीक है। तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ज दिखे तो ही हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स है। तो सारे फोर्सेस जो आप आगे फ्यूचर में पढ़ोगे वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स है। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। फिर न्यूक्लियर फोर्स आता है हमारा, थर्ड फोर्स इज द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स हो गया कि अब ये जो हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये दोनों हो सकता है। नॉर्मली जनरली हम फॉर्मूला जो यूज़ कर लेते हैं इसमें, दो चार्ज के बीच K(Q1 Q2/r²), ठीक है। ये सब आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, यू कैन से द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, जैसे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, या फिर फोर्स बिटवीन वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन, या फिर फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स। या तो प्रोटॉन के बीच फोर्स लग सकता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच फोर्स लग सकता है, या फिर न्यूट्रॉन के बीच फोर्स लग सकता है। और ये फोर्स जो होता है इन सब के बीच जो फोर्स लगता है उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, अट्रैक्टिव, और दे आर अट्रैक्टिव, वी कैन से दैट। ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। इसकी साइज थोड़ा और घटा देता हूँ, ठीक है। तभी तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर आप देखो प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज है, वो दोनों रिपेल करना चाहते हैं, फिर भी न्यूक्लियस के अंदर वो बंधे होते हैं। तो मतलब कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्स है जो उनको बांधे रखता है, तो उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड की बात करो तो फोर्स ऑफ न्यूक्लियर इज़ वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड दैट इज़ वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी जो हमारा है वो काफ़ी कम होता है, सबसे कम। तो ग्रेविटी इज़ द लीस्ट फोर्स। लेकिन फिर भी यदि मास, अब ज़्यादा मास की बात करोगे, जब मास बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मगर इन जनरल मैं बात करूँ, सपोज़ इस पेन और सपोज़ मेरे इस मोबाइल और या फिर इस माउस, इस दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो काफ़ी नेग्लिजिबल है, ठीक है। यदि यहीं पे ये चार्ज रहता तो फोर्स के सिग्निफिकेंट फोर्स लगता, या फिर यही दोनों जो न्यूक्लियॉन्स रहता, तो न्यूक्लियॉन्स के बीच एक्चुअली जो शॉर्ट रेंज को फोर्स भी बोलते हैं, मतलब डिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ फोर्स में फर्स्ट क्लासिफिकेशन। हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। तो चलिए अब सेकेंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस, बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट, द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं डिवाइड कर दूँ, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स को कितने में डिवाइड किया गया, कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक को बोला गया कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और इसको ही हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। मतलब
कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलेंगे कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो और वो एक दूसरे को फोर्स लगाना है तो उसको बोलेंगे हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जब दो बॉडी कांटेक्ट में ना होते हुए फोर्स लगाना है, एग्जर्ट करना है एक दूसरे पे, तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यदि मैं कॉमन एग्जांपल दूं दोनों का, आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस की? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज when they are in contact with each other। ठीक है, the force acting between two bodies, चाहो तो लिख देता हूँ यहाँ पे, force acting between two bodies when they are in contact with each other। और यहाँ सेम होगा नॉट इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपको बस यहाँ लिख देना है नॉट इन कॉन्टैक्ट। अब से एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इस सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब जो ग्रेविटी जो लग रहा है, मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँ, ये नीचे गिर गया। क्यों नीचे गिर गया? अर्थ और इसके बीच फोर्स लगा, मेरे हाथ और इसके बीच फोर्स नहीं लगा, ये अर्थ और इस पेन के बीच फोर्स लगा, इसी कारण ये पेन नीचे गिर गया। ठीक है, तो मतलब कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बिना कांटेक्ट के फोर्स लग जाता है। सपोज अर्थ और सन दोनों फोर्स जो लग रहा है, तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो दोनों में आपस में कांटेक्ट तो नहीं है, तो उसको ही हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। या फिर दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट के बीच जो फोर्स लग रहा है, या फिर दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, बोल दो इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो, या मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल होंगे जो हम पढ़ेंगे आगे। टेंशन, आप एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, मतलब बहुत सारे फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब फोर्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन हो गया हमारा, और फिर मैं बात करूँ स्प्रिंग फोर्स हो गया, तो ये सारे फोर्सेस हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम पढ़ेंगे। अब वन बाय वन आगे हम इन सब फोर्सेस की चर्चा करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख लिया बेस्ड ऑन फंडामेंटल नेचर, और सेकेंड क्लासिफिकेशन हमने देख लिया बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कांटेक्ट। हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन बैलेंसिंग नेचर, बेस्ड ऑन बैलेंसिंग नेचर। कितने टाइप के फोर्स है? टू फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो नेम से ही पता चल रहा है। बैलेंस फोर्स का मतलब हुआ कि यदि किसी बॉडी पे फोर्सेस लग रही है, F1 F2 ऐसे लग रही है और यहाँ F3 लग रही है, यदि इस बॉडी की लेफ्ट साइड में जितनी फोर्स लग रही है वो यदि राइट साइड में वही सेम फोर्स लगेगी, तो हम बोलते हैं बॉडी इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन। और इस बॉडी पे सपोज सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, ये बॉडी अनबैलेंस फोर्स कंडीशन हो गया। ठीक है, तो बॉडी ये मूव करेगा, ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा, और बैलेंस फोर्स के कंडीशन में बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, तो एक्सेलरेशन इसकी ज़ीरो होगी और इसकी एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो होगी। ठीक है, और अब हम बात करेंगे बैलेंस फोर्स, फिर एक दूसरा टाइप होता है एक्सटर्नल इंटरनल। तो चलिए नेक्स्ट फोर्स है बेस्ड ऑन सिस्टम। सो बेस्ड ऑन सिस्टम दो फोर्स को डिफाइन किया गया, दो टाइप के फोर्स को। एक को बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, और एक को बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल इंटरनल को समझने के लिए आपको सिस्टम को समझना ज़रूरी है, ये सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो मैं सिस्टम की बात करता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो सिस्टम से पहले डायरेक्टली मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। एक्सटर्नल फोर्स हो गया कि द फोर्स एक्टिंग आउटसाइड द सिस्टम, द फोर्स एक्टिंग, आप डेफिनेशन चाहो तो लिख लो, फिर सिस्टम को आप समझ लेना। सो फोर्स एक्टिंग
outside the system is known as external force, and force acting within the system उसको हम बोलेंगे इंटरनल फोर्स। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। बिना सिस्टम समझे आप फोर्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं सिस्टम को। तो हमारा सिस्टम क्या है? व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम होता है बेसिकली एक इमेजिनरी बाउंड्री। एक बाउंड्री होता है, आप अपने मन से इमेजिन कर सकते हो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर सपोज आपको किसी पे फोर्सेस कंसिडर करना है। सपोज इस पेन पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो मैंने एक बाउंड्री बना लिया जिसके अंदर मैंने ये पेन रखूँगा। सपोज ये पेन और मेरा हथेली दोनों है, या फिर पेन और ये माउस ये दोनों हैं, तो दोनों को साथ में आप सिस्टम ले सकते हो। साथ में मतलब आप अपनी बाउंड्री बना लो जिसमें कि ये दोनों मास आ गया, तो आप सिस्टम को क्या बोल सकते हैं? चलिए मैं डेफिनेशन ही लिख देता हूँ। इट्स एन इमेजिनरी बाउंड्री, इट्स एन imaginary boundary around or within which मैं लिख रहा हूँ, within which the forces are considered, ठीक है। तो सपोज मैं एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। मैंने ये 3 ब्लॉक्स ले लिया, ठीक है। एक है m1 मास का, m2 मास और m3 मास का, और ये ग्राउंड पे रखा है, ठीक है। ये ग्राउंड पे रखा है। अब आपकी इमेजिनरी बाउंड्री है ये एक मास के अराउंड। आपके इमेजिनरी बाउंड्री में सिर्फ एक मास आ रहा है, तो ये आपकी सिस्टम हो गई। और इस सिस्टम में फोर्सेस जो लगेंगे, फॉर एग्जांपल ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहा होगा। m1 m2 को नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा। हम इसमें नॉर्मल एक्शन की बात करेंगे आगे, तो आपको और समझ में आ जाएगा ये पुश फोर्स क्या है। और m2 भी ऊपर की तरफ m1 को पुश कर रहा होगा, और m1 को ग्रेविटी भी नीचे खींच रहा होगा। तो m1 पे जो हम फोर्सेस की बात करेंगे, एक ग्रेविटी हो गया जिसको mgm बोलते हैं, और एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नीचे वाला लगा रहा है। ये दोनों फोर्सेस हैं, ठीक है। तो अब फोर्सेस जो एक्सटर्नली लग रहे हैं, सिस्टम के बाहर जो लग रहे हैं, जैसे ग्रेविटी भी बाहर है, अर्थ हमारा बाहर है, और m2 भी हमारा सिस्टम के बाहर है। तो वो जो फोर्स m1 पे अब लग रहा है, ये दोनों फोर्स क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। लेकिन सपोज आपने बाउंड्री चेंज किया, सपोज आपने बाउंड्री m1 और m2 को ले लिया। जैसे आपने बाउंड्री m1 और m2 को ले लिया, तो m1 m2 के बीच के अंदर जो फोर्स लग रहा है, इसके अंदर तो नॉर्मल लग रहा होगा, आपस में एक दूसरे को पुश कर रहा होगा, तो वो हो जाता है इंटरनल फोर्स। और एक्सटर्नली m1 और m2 के बीच जो फोर्स लगेगा, एक्सटर्नली मतलब सिस्टम के बाहर दोनों पे ग्रेविटी लगेगा, m2g और m1g, ठीक है। और नीचे किसका नॉर्मल लगेगा? m3 का नॉर्मल लगेगा। आप m3 बोल सकते हो कि m3 पुश कर रहा होगा, तो ये हो गया। और इसके अंदर यदि मैं एक और नॉर्मल की बात करूँ, जो हमने नॉर्मल पिछला वाला एज्यूम किया था, ऊपर और नीचे डायरेक्शन में अंदर जो लग रहा है, उसको हम इंटरनल बोल सकते हैं। तो इस दोनों डायग्राम से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? कंक्लूजन ये निकलता है कि द सेम फोर्स कैन बी इंटरनल और कैन बी एक्सटर्नल। कोई सेम फोर्स मतलब जो फोर्स है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो हमारे सिस्टम एज्यूम करने पे डिपेंड करता है। सपोज मैं सिस्टम में ये पूरा ले लूँ, ये पूरा मैंने सिस्टम ले लिया, तब ये सारे जो नॉर्मल है एक दूसरे के अंदर वाला नॉर्मल, वो सब इंटरनल हो जाएगा। और एक्सटर्नल सिर्फ रहेगा ग्राउंड जो नॉर्मल लगा रहा है, ग्राउंड का नॉर्मल, और ग्रेविटी, पूरा ग्रेविटी। तो ये एक्सटर्नल फोर्स रहेगा और वो सारे इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, ठीक है। यदि मैं एक और एग्जांपल लूँ, तो सपोज एक स्ट्रिंग अटैच है इस तरह से m1 m2,
अब देखो यहाँ पे टेंशन हो सकता है, इस स्ट्रिंग में T1 टेंशन है, यहाँ पे T2 टेंशन है। आपने इस दोनों को टुगेदर सिस्टम ले लिया, तब ये जो T2 है ये हमारा इंटरनल फोर्स हो जाएगा और T1 जो है हमारा एक्सटर्नल फोर्स आएगा। और ग्रेविटी तो इस केस में भी एक्सटर्नल फोर्स ही है। यदि सिर्फ आपने सिस्टम M2 को लिया, सिर्फ M2 को आपने सिस्टम लिया, तो ये T2 एक्सटर्नल हो जाएगा और M2G ग्रेविटी भी एक्सटर्नल हो जाएगा। T1 से मतलब नहीं है, नियरेस्ट फोर्स, नियरेस्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो अब मैं बारी बारी से लगभग एक बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया। अब बारी बारी से हमें इन फोर्सेस को स्टडी करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हर एक फोर्सेस को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ये सब फोर्सेस को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।